कहानी का नाम इंसान पैदा हुआ। कहानीकार रांगे राघव जी। भाग 1। घर की हाय हाय बनी रही। इधर बहन के सिर का दर्द अपनी हदें पार कर रहा है, उधर खाला जान की चकचक का कोई अंत नहीं। खुदा जाने बुढ़ियों के दिमाग को क्यों रेत देता है जो उसमें ऐसी चिकनाहट छा जाती है कि उस पर कोई बात ही नहीं चढ़ती। चचा मियाँ दाढ़ी पर हाथ फिराते। वह दाढ़ी परंपरा के इतिहास सी आगे लटका करती, जिसके बाल करीने से कड़े होते। सिर पर कसी टोपी लगाते और जब अपने भारी चेहरे को उठाकर आंखें गड़ा देते तब लगता वे उस चीज को नजरों से खींच लेंगे। पड़ोस के खान बहादुर, जो कल तक कट्टर मुस्लिम लीगी थे, जिनके असर से कितने ही मुसलमान जिहाद करने को तैयार थे, वे आज नई सरकार के निहायत वफादार बने और अपने द्वार पर बहुत बड़ा तिरंगा लटकाए कांग्रेस वालों के पीछे पीछे लगे डोलते थे। उनकी गाड़ियां आज देश के काम आ रही थीं। 15 अगस्त की आधी रात को अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि भौं का तनाव होठों पर मुस्कुराहट बनकर छा गया। हर तरह से कोशिश करने पर भी मोहसिन का हृदय उन पर अविश्वास ही करता रहा। वह उन्हें केवल तोता चश्म समझता। खान बहादुर हुकूमत के वफादार थे। वे अगर यहां जापानी राज हो जाता तो उसके सामने भी सिर झुका देते। मोहसिन का जी उचाट खाने लगता। सिद्धांतों के पीछे चला जाए या पुलिस और फौज के जोर के पीछे। राज्य क्या है? उनकी तो बपौती निस्संदेह नहीं है जो गद्दियों पर बैठे रहते हैं। वह सोचता। फिर चुस्त मोहरी का पाजामा तथा लंबा कुर्ता और जवाहर बास्केट पहनकर जब वह अपनी नई डिजाइन की चप्पलों में पांव घुसाता, तब वह यदि अच्छा नहीं लगता तो उसे बुरा भी कोई नहीं कह सकता। घर की जिंदगी और थी, बाहर की और। एक में उस डॉक्टर की परेशानी थी जिसे घर वालों का इलाज करना पड़ता, दूसरी में बाहर वालों को चाहे जो दवा बता दी। मोहल्ले के इतने आदमी पाकिस्तान चले गए, उन घरों के कमरे भी खाली नहीं रहे। कई में तो हिंदू मोहल्लों से भागे हुए मुसलमान आ टिके और कई में पंजाबी और सिंधी शरणार्थी आ घुसे थे, जिनको देखकर दूर से पहचानना कठिन था कि वे हिंदू हैं या मुसलमान, क्योंकि उनका रहन सहन हिंदुओं से काफी भिन्न हो चुका था। और फिर दंगे, मुसलमानों की गरीबी, कट्टरता, बेवकूफ़ी, हुकूमत करने का अहंकार, जो हिंदुओं की छुआछूत अंग्रेजों के प्यादे की राह से घड़े के बाहर तक उफन आया था, सब कुछ एक एक करके मोहसिन की आंखों से गुजर गया था। एक दिन वह था जब वह शायरी में लगा रहता था। हुस्न के रंगीन सपनों में ऐसे झूलता था जैसे किसी परी के मुलायम शरीर पर उसकी हथेली। और चचा मियाँ तभी दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहते, बेटे जमाना था। मोहसिन देखता, मनुष्य की आत्मा किसी अचेतन में आहत सी तड़प रही है। क्या याद दिलाना चाहते हैं चचा मियाँ? ताजमहल या किला, अकबर या ईरान? क्या इनमें से किसी की भी याद से आज कोई फायदा है? किंतु अपनी संस्कृति का मोह उसके मन को चारों ओर से बांधकर कसने लगा। शाही हरम की स्त्रियां उसकी आंखों के सामने से गुजरती थीं, या फिर वह धूल उड़ाती भयानक फौजों की ललकारें सुनता और कांप उठता। भाग्य का चक्र कितना भयानक है। लेकिन क्या वह साम्राज्य आज तक के साम्राज्यों से कुछ अच्छा था? और वह दुख भरी कहानी मोहल्ले के उन पुराने पर्दा वाले घरों में अब घुसने से इनकार करने लगती, क्योंकि वहां अब वह सब नहीं रहा। अब वहां एक खौफ छाया हुआ था और अपने कसूरों की छाया में वह सब बहुत भयानक दिखाई देता था। उसके गौरव को नष्ट हुए 150 साल हो चुके थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी चकमक और झिलमिल फैलाए रखी
उन्हें कुल्हाड़ी की बेंट की जगह लगाकर जड़ें काट देने की कोशिश की। आज तभी अविश्वास और भय, मुफलिसी और मायूसी चारों तरफ से काटने को दौड़ती है। उस वक्त बूढ़े फकीर की सदा घेरती और फिर संसार की क्षण भंगुरता की याद दिलाते हुई कांपने लगती। वह अंधा फकीर अल्लाह के नाम पर दर दर हाथ पसारता हुआ अपनी जिंदगी की कीमत गा गा कर उगाहता और फिर किसी गलीज दुकान की छाया में बैठकर मांगी हुई 2 रोटियां खाता और वहीं कुत्ते की बगल में सो जाता। पास में जौ चने की रोटी खाने वाले हिंदू मुसलमान पल्लेदार बैठे रहते और कोई लड़का अपनी डलिया में ही सांप की तरह गोल होकर सो रहता। भाग 2। पुरखों की जिंदगी में कितनी भी आन और शान रही हो, अब उसका अभिमान भी नहीं रहा। मोहसिन एक कारखाने में नौकर था और अपनी सारी तनख्वाह जब घर में लाकर दे देता तो चचा और उसकी आमदनी मिलकर किसी तरह महंगाई की बाढ़ रोकने को मेड़ लगाती, जिससे घर के ये निरीह पौधों से प्राणी मौत के पानी में गोते खाने से बचे रहते। शाम को जब हमीद होटल में बैठता और खान बहादुर के द्वार पर भिखारियों का झमघट लगता, तब मोहसिन का मन भारी हो जाता। गंदे, मैले कुचैले, अर्धनग्न भिखारी कुत्तों की तरह आंखें उठाए खड़े रहते और वैसे वे सभी मुसलमान थे। बगदाद की वह कहानी याद आने लगती जिसमें ऐसे ही एक हसीन औरत के पीछे पागल एक सुंदर युवक बैठा बैठा गाता था और एक दिन वह बढ़ते बढ़ते वजीर बन गया और उस लड़की को उसने बुलवा भेजा, जिस पर लड़की ने उसमें घमंड की बू देख खुदकुशी कर ली। पर वह सब अब कहां? भिखारी शोर मचा रहे हैं। खान बहादुर का इस मामले में दबदबा था, सब जानते थे। खैरात में, ताजियों में, रोजे नमाज में इस कदर पाबंद थे कि लोग उन्हें धर्म की साक्षात मूर्ति समझते। चाय की चायत का मजा लेते वक्त किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर धीरे से दबाया। मोहसिन चौंक उठा। पलटकर देखा तो आसानी से पहचान नहीं सका। मैले कपड़े, घुटनों पर कुब्बड़ निकला पाजामा, दाढ़ी कुछ कुछ बढ़ी हुई और चेहरे पर एक अपरिचय का भाव, किंतु गौर से देखने पर वह मुस्कुराता मुंह पहचान लेना कठिन नहीं लगा। अरे तुम? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, उसने धीरे से कहा, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मोहसिन अवाक सा देखता रहा। यह क्या हुआ? और हजरत खुलेआम कंधे पर हाथ रखे खड़े हैं। आजिज आए भाई इस दोस्ती से कि आप तो माशाअल्लाह चक्की पीसेंगे ही, यारों से भी पिसवा के मानेंगे। पर इतना साहस नहीं हुआ कि उसका हाथ झटक दे और उससे पूछे कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो। मोहसिन कांप उठा। अगर किसी ने उसके साथ उसे देख लिया तो सीधे जेल में वैसे ही पहुंचा दिए जाएंगे जैसे बेटिकट का लिफाफा मुर्दा डाकघर में। चाय पी लो, आगंतुक ने कहा। जल्दी करो, मेरे साथ जरा इधर निकल चलो, तुमसे कुछ बातें करनी है, यहां ठीक नहीं है। रेडियो का बजाना फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि आवाज उससे फैली नहीं, नुकीली सींग की तरह कानों में पर्दा फाड़ती हुई भीतर घुस गई। मोहसिन पर एक आवेश सा छा गया। उसने जल्दी जल्दी चाय पीकर पैसे चुकाए और उसकी ओर बढ़ आया, किंतु उस समय वह उसे नहीं दिखा। बाहर आकर एक आराम की सांस ली और पान वाले के यहां से लेकर एक सिगरेट सुलगाई। तभी वह व्यक्ति फिर अंधेरे में से निकलकर सामने आ गया। मोहसिन की आत्मा ने अब की बार उसे निर्विकार रहकर स्वीकार कर लिया। अब वे चलने लगे। आगंतुक कहता रहा, वह छिपा हुआ है। मजदूर बस्ती में अब उसके लिए कुछ दिन रहना कठिन है क्योंकि मजदूरों पर भयानक दमन किया जा रहा है। औरतों और बच्चों को पुलिस पीटती है कि उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पता बताए जो पूंजीवादी संस्था के विरुद्ध हैं। राह में हिंदू बाजार पड़ा।
निकल गया। वह कहता रहा, जब कोई नहीं बताता तो हवा में गोली चलाकर दहशत पैदा करते हैं। मोहसिन सुनता रहा, खामोश। क्या यह ठीक था? तवाइफों का बाजार आया, गुजर गया। वह कहता ही रहा, औरतों की बेइज्जती करते हैं, जबरदस्ती मजदूरों को पूंजीवादी स्वार्थों की रक्षक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन में भर्ती किया जा रहा है। और जब वे उस छोटे से ढाबे के सामने पहुंचे, वह आदमी कह उठा, कुछ पैसे हों तो मेरे लिए कुछ रोटियां ले लो, मैं अंधेरे में हो जाता हूं। मोहसिन ने देखा, वह चेहरे से भूखा लगता था। ढाबे के सामने कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वह कहीं जा खड़ा हुआ। सामने पंजाबी रोटियां गिन गिन कर बेच रहा था। मोहसिन के कंधे पर एक मोटा हाथ टिक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक नितांत अपरिचित व्यक्ति को पाया। मोहसिन ने तीव्र स्वर में कहा, ये भाईजान, आपका कंधा वह है, यह तो एक गरीब का है। किंतु वह नया आदमी तनिक भी विचलित नहीं हुआ, न उसने हाथ ही हटाया। वह केवल व्यंग्य से मुस्कुराया। उसकी बेपानी की आंखें चमकने लगीं। मोहसिन को गुस्सा सा आने लगा, किंतु तभी उसने देखा कि उसकी दोनों ओर से लाल पगड़ी वाले सिपाही आ खड़े हुए थे। दुकान पर बहुत से लोग चौंक कर उसे घूर रहे थे। एक व्यक्ति ने बढ़कर पूछा भी, क्या बात है दरोगा जी? किंतु वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। एक सिपाही ने धीरे से मोहसिन से कहा, आपको कोतवाली चलना होगा। कोतवाली? मैं? मोहसिन ने चौंक कर कहा, वजह? मतलब आपका मकसद? किंतु सारे प्रश्न व्यर्थ हो गए। अपरिचित व्यक्ति आगे आगे चलने लगा था। पीछे से सिपाही घेरे खड़े थे। मोहसिन बाजार में सबकी आंखों का तारा बना सिर झुकाए बढ़ चला। भाग 3। कोतवाल के सामने बैठे हुए मोहसिन के चेहरे पर एक अद्भुत दृढ़ता थी। वह फोन करके कुछ तलाश कर रहा था। सड़क का शोर भीतर आ रहा था। शायद सिनेमा का शो समाप्त हो गया है, तभी इतना कोलाहल सुनाई दे रहा है। बाहर सिपाही संगीन लिए पहरा दे रहे हैं। 2-4 घुड़सवार भी घूम रहे हैं, जिनके सीने निकले हुए हैं और चेहरे पर एक बर्बरता है जो दिल में दहशत बढ़ाती है, जैसे यह लोग मनुष्य नहीं, नितांत लोहे के हैं या पशु हैं जो आसानी से हत्या कर सकते हैं। और अंत में कोतवाल ने कहा, आप जा सकते हैं। उस छोटे से वाक्य में जो आज्ञा का भाव था, वह मोहसिन को अच्छा नहीं लगा। जब मोहसिन बाहर निकला, उसका मन यदि एक ओर भीतर ही भीतर प्रसन्न था कि जान बची लाखों पाए, दूसरी ओर उसे भयानक विक्षोभ था कि वह नितांत निरीह था, उसका कोई महत्व नहीं था। छोटी गली पार करते ही मोहसिन ने देखा, नीलचंद अंधेरे में से फिर निकल आया। मोहसिन ने घबराकर पूछा, अम्मा क्या इरादे हैं? अभी अभी छूट कर आ रहा हूं। नीलचंद ने अपने सिर पर सफेद खादी की टोपी लगाते हुए कहा, क्यों, बात क्या हुई? इस परिवर्तन पर मोहसिन को आनंद हुआ। स्वाभाविक ही वह हंसा। वह सुनाने लगा, पकड़ा था कि तुम नीलचंद हो। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप नीलचंद हैं? मैंने कहा, आप बेवकूफ हैं। उसने मुझसे 3 बार पूछा, मैंने तीनों बार यही जवाब दिया। तब मुझे कोतवाल के सामने पेश किया गया। फिर क्या हुआ? नीलचंद ने उत्सुकता से पूछा, जैसे वह किसी फौज का कमांडर था। फिर पूछ-पाछ कर छोड़ दिया, मोहसिन ने कहा। नीलचंद की तीखी आवाज सुनाई दी, हम लोगों की अगर किसी से शक्ल भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं तो उसे पुलिस तंग करती है, पर वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले जो छोड़े जा रहे हैं, उन्हें वक्त दिया जा रहा है और वे अपने क्लब बनाकर फिर वही जहरीला प्रचार कर रहे हैं। वह सब लोग कांग्रेस के सेवा दल और जाने क्या क्या हैं, उनमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
गांधी जी की हत्या के बाद फिर भी इनका दमन नहीं हुआ। उन पर प्रजातंत्र लागू है। मोहसिन ने घबरा कर पूछा, तो क्या हम फिर खतरे में हैं? नीलचंद ने कहा, पूंजीपति की दुरंगी चाल है। रुपए की मार दुधारी होती है बाबू। जैसे जैसे वर्ग संघर्ष बढ़ता है, पूंजीपति घबराता है। उसके पास जनता के आंदोलन को पीछे ठेलने के लिए दंगे से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन अब की बार शायद यह नहीं। और नीलचंद उसे छोड़कर भाग गया था। मोहसिन ने चौंक कर देखा, वह बिना वाक्य पूरा किए ही अंधकार में खो गया था। कारण कुछ भी समझ में ना आया। यह भी कोई जिंदगी है? ऐसे भागा भागा फिरता है जैसे कोई पागल कुत्ता हो। वह अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। छोटी गली में से दाएं बाएं अनेक गलियां निकल गई हैं। इन दम घोट गलियों में दरवाजों पर टाट पड़े रहते हैं। अंदर गलीज बदबू उड़ती है। यहां भी इंसान रहते हैं, घिसे से पिसे हुए। अपनी मजबूरियों में ही अपनी खुशी हासिल करने की चेष्टा होती है। जिंदगी। कोई जेब काटने को फन कहता है, कोई औरत को बेइज्जत करने में मर्दानगी समझता है। और वे प्यासी औरतें जो बुरकों में चूहे की तरह ढांप कर पाली गई हैं, अंधेरे में मौका लगते ही फुफकारती हुई निकलती हैं और जवानी का ज्वार आवारों के सीनों पर खोने लगती हैं जैसे साबुन के बुलबुले। दिल दब गया है। कितने आदमी छोटी छोटी खाटों पर मैले मैले कपड़े बिछाए दिन भर की मेहनत से चूर सो रहे हैं। मकान के छज्जे पर, सड़क के पक्के पत्थरों पर, मुंडेरों पर, लावारिस से इतने करीब जहां एक दूसरे की लंबी लंबी सांस तीसरा आदमी सुन सकता है, डोलियां खींचना यही इनका पेशा है। मोहसिन का मन उदास हो रहा है। कहां है चैन? क्यों है आदमी को इतना दुख? किस तरह यह स्वीकार किया जाए कि यह हंसते हैं क्योंकि उन्हें जीवन में सुख मिला है। चारों तरफ अंधेरा है और एक हल्की आवाज आ रही है, अभी नहीं, अभी सड़क चल रही है, कोई देख लेगा। अरे सड़क तो रात भर चला करेगी, जिंदगी गुजर जाएगी। भाग 4। जिस वक्त वह घर पहुंचा, चचा मियां बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। चारपाई पर उनके बैठने में जो एक शाही ठाठ था, वह आजकल दिखाई देना जरा कठिन काम था। मोहसिन को देखकर चचा मियां कुछ फड़के। किताब के पन्ने जल्दी जल्दी पलटने की सी आवाज हुई। मोहसिन ने देखा चचा मियां मन ही मन हंस रहे थे, जो कुछ सीमा तक यहां तन मन का एकाकार होता सा लग रहा था। वे आवेश में मोहसिन से कहने लगे, बताओ भी। अरे भाई, तुमने सुना? अंधी पीसे कूकर खाए। आदमी यहां 1 रुपए को खरीदता है, 10 कदम चलकर 2 को बेच देता है। क्या समझे? तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ बताओ, क्या खबर है? अब तो लगता है कि चांद जमीन पर उतर आएगा। मोहसिन हंसा। चचा मियां की एक बात एक इक्के का टट्टू है, चाहे जिधर भी चल दे। कभी अड़ गया तो फिर अड़ा ही रह गया। ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सिर नहीं, पैर नहीं, और अगर उनकी बात पर ध्यान न दिया जाए तो फौरन खफा हो जाते हैं। सो तो है ही, मोहसिन ने कहा और उड़ती नजरों से चचा मियां को देखा। फिर नीलचंद की बातें याद आने लगीं। बात की बात में कह गया, फिर दंगे की अफवाहें सुनाई दे रही हैं। चचा मियां ने कहा, लाहौल विला कुव्वत, यार तुम्हें ख्वाब में भी छीछड़े नजर आने लगे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कल्पना ही इतनी भयानक थी कि सोचते ही रूह कांपती थी। क्यों? चचा मियां ने कहा, अब किसके सिर पर भूत उतरा है? उस आवाज में एक दहशत थी। मोहसिन ने सुना और वह स्वयं कांप उठा। उसका मन भारी हो गया। उसने कहा, तब पाकिस्तान की रट थी, अब मिल गया है तो खाऊ लोगों की बन बैठी है।
यहाँ वाले भागकर लौट रहे हैं और हाय हाय मच रही है। वहां भुलावा देने को मजहब की आड़ ली जा रही है, वही यहां हो रहा है। चचा मियां का मुंह खुला का खुला रह गया। लड़का क्या कह रहा है? और मोहसिन जब पलंग पर जाकर लेटा, तरह तरह के ख्याल आने लगे। सुबह फिर हड़ताल में जाना है, अच्छी परेशानी है। वह अगर मजदूरों से मिलता है तो कल ही नौकरी से निकाला जाता है और खिलाफ वह जाना नहीं चाहता। पर रोटी का भी तो सवाल है, न जाएगा तो कल ही दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। वह सोचते सोचते सो गया, क्योंकि पड़ोस में कहीं ग्रामोफोन बज रहा था। जवानी के उबलते गत और फिर गली की बातचीत सबने दिमाग में एक ही कीड़ा पैदा किया जो काफी शैतान था। उसके पंजे उसके सिर में गड़ने लगे। आधे नशे सी शरीर की अतृप्ति स्वप्न बनकर उपचेतन पर खेलने लगी। भाग 5। सुबह उठकर उसने बिस्तर पर ही बैठे बैठे एक बीड़ी सुलगाई और मन ही मन हंसा। क्या वक्त है, अलग सुबह हजरत बीड़ी पी रहे हैं। यह काम वह लोग करते हैं जिन्हें वह पहले नीचे तबके का कहा करते थे। प्रभात की शीतल वायु चल रही थी, सुखद शांत। हरियाली दूर तक नहीं दिखाई देती। सामने ही टीन दिखाई दे रही है, फिर घर घर घर, बहुत से घर। अचानक रोने का स्वर दिखाई दिया। बहन और खाला की आवाज थी। वह चौंक कर सुनने लगा। हां, यह उसी के घर में था। उसका हृदय धड़क उठा। दौड़कर नीचे आया, देखा काटो तो लहू नहीं। यह क्या? उसने अचरज से चारों ओर देखा, किंतु कहीं भी सांत्वना नहीं मिली। चचा मियां सिर पकड़े बैठे थे, जैसे उनके खानदान की पुरानी इज्जत धूल में मिल गई थी। एक व्यक्ति ने पूछा, आप ही का नाम मोहसिन है? जी हां, मोहसिन ने अचकचाकर जवाब दिया। कहिए, मुझसे कोई काम है? उसी व्यक्ति ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं। आपके बारे में कहा गया है कि आप मजदूरों में पर्चे बांटते हैं, हथियार रखते हैं, क्योंकि लीगी हैं। मोहसिन ने तेज होकर कहा, लाहौल विला कुव्वत, यह किस बेवकूफ ने उड़ा दिया? बहन ने झांक कर देखा कि तमंचे की तरह एक सिपाही की आंख न मोड़कर आनन फानन ही निशाना लगाकर गोली दाग दी। मुंह अंदर छिप गया। मोहसिन ने सिपाही की गर्दन पकड़ ली और फुदकार किया, कमीने! पुलिस वाला घबरा गया। उसने गर्दन छुड़ाकर कहा, क्या है, सरकारी काम में दखल डालते हो? जानते नहीं हम कौन हैं? जब वे चले गए, चचा खोखियाने लगे। वाह मियां वाह, तुमने रही सही कसर पूरी कर दी। जो 7 पुश्तों से न हुआ था वह आज तुम्हारे निजाम में पूरा हुआ। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहां के हथियार और कहां की लीक? करने वाले तो बेदाग छूटे हुए हैं। भला मियां खान बहादुर के यहां कोई नहीं जाता? उनके यहां तो अब भी दर्जनों बल्लम रखे हैं। और मोहसिन को लगा चचा का हृदय फट रहा है। बेबसी में वे कभी कभी कराह से उठते और अपने गौरव को ठोकर पर ठोकर खाते देखकर वह चिल्लाए, मियां, लीक फीक तो बहाना है, समझे? खबरदार, जो आइंदा उन पर्चे वालों से रस्म बढ़ाई, मैं नहीं रहूंगा यहां, समझे? अब वह बहुत ज्यादा समझाने पर उतर आए थे। मोहसिन को लगा मेहतर बिरहमन के सामने सिर उठाए थे, मजदूर सरमाएदार के सामने सिर उठा रहे थे, किसान जमींदार से बगावत कर रहा था, हिंदू मुसलमान का ख्वाब तोड़ रहे थे, मुसलमान हिंदू साम्राज्य को फोड़ रहे थे, लेकिन साहब लोग सबका भला मनाना चाहते थे। वह मरकर भूत की तरह रहना चाहते थे, ताकि घर वाले घर का धन न निकाल सकें, उस भूत को खून की कुर्बानी देते रहें। हुकूमत खत्म हो रही है, चारों तरफ हलचल मच रही है, कान फटे जा रहे हैं।
और मजहब का जहर फैलता जाता है। संकुचित होता है। यह आग है जो कभी लपकती है, कभी राख में दब जाती है। यह फर्क उनके हैं जिन्हें इनसे फायदे हैं। यह फर्क उनमें सिर्फ जहालत बनकर पलते हैं जिन्हें इनसे नुकसान है। मोहसिन के सिर में दर्द सा होने लगा। भावों की कड़वाहट और निराशा उसके मस्तिष्क पर बिच्छू की तरह डंक मारने लगी। वह उनके जहर से तिलमिलाने लगा। यह हड़ताल तोड़ने के तरीके हैं। और फिर नीलचंद की बातें कानों में चुभने लगीं। एक हामला औरत का हमल गिर गया। लाठी चार्ज मामूली न था। अफवाह थी कि पुलिस वालों ने एक मजदूरनी से जिना किया था। पता नहीं कहां तक ठीक था, लेकिन डराया जरूर गया था, कल हर जगह होगा। उसे लगा कि वह दलदल में फंस गया था, कहीं जाने का रास्ता नहीं था। तब उसे लगा कि वह अधिकारहीन व्यक्ति था। उसके पास अपनी मेहनत के सिवाय और कुछ न था। वह सब कुछ हारा हुआ था, गरीब। उसे लगा आज एक इंसान पैदा हुआ था जो सिर्फ इंसान था। कहानी का नाम इंसान पैदा हुआ। कहानीकार रांगेय राघव जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।